Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 71वें पुष्प में जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला आप है श्रीमती इंदिरा दांगी जी। आपका परिचय बहुत विशाल है, लेकिन मैं थोड़ा परिचय कराता हूँ। सहायक आचार्य हैं हिंदी विभाग की, भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय आष्टा मध्य प्रदेश में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। चर्चित साहित्यकार हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार आपको मिला है। और प्रशासनिक सेवा में अन्य कई जगह पर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आप काफी चर्चित हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा, जो भी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। तो आपका स्वागत और आभार पूरी टीम की ओर से। हमारे साथ हम लोगों को सौभाग्य की बात और है कि डॉक्टर सौरभ मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है डॉक्टर साहब। आप सहायक प्राध्यापक हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। समसामयिक विषय पर टीवी डिबेट में रहते हैं। आप राष्ट्रवादी विचारक के नाते देश भर में वक्तव्य देते हैं। आपकी किताब अटल बिहारी वाजपेयी की पत्रकारिता खूब चर्चित है। मीडिया और राष्ट्रवाद पर भी आपकी पुस्तक है। आपको विष्णु प्रभाकर पत्रकारिता सम्मान, अटल रत्न सम्मान मिला है। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और मैं इंदिरा दांगी जी को आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करूंगा। रियली में अपने आप में बहुत अद्भुत है और आज का विषय भी बहुत अद्भुत है, बदलते परिवेश में हिंदी साहित्य का स्वरूप। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत और मनीष जी सिन्हा का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी कि आपने मुझे मंच दिया, मुझे अवसर दिया कि मैं संवाद कर सकूं लोगों से। बदलते परिवेश में हिंदी साहित्य का स्वरूप, इस विषय पर आपसे बात करने से पहले मैं हिंदी साहित्य पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी और उससे भी पहले मैं हिंदी भाषा पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। देखिए, अगर गंगा की बात करनी हो तो गंगोत्री की थोड़ी सी बात तो जरूर करनी ही चाहिए। जहाँ तक हिंदी की बात मैं करूंगी, अगर हम सिर्फ हिंदी की बात ना करें, उसके आज के स्वरूप की बात ना करें, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो मैसेज टाइप करते हैं मोबाइल में, वो जो आपकी हिंदी है और उसके सामने मैं रख दूं उस हिंदी को जो कि आई है लौकिक संस्कृत से, इसकी पूरी परंपरा है, तो आप कहेंगे कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज का साहित्य, आज की हिंदी का साहित्य और स्वरूप। लेकिन यदि आप किसी पत्ती की बात कर रहे हैं, उसकी बनावट और संरचना और रूपरेखा की बात कर रहे हैं, तो आप उस वृक्ष की बात अगर ना करें, उस दरख्त की बात ना करें जिस पर वो पल्लवित हुई है, जिस पर वो खिली है, जिसने, मैं समझती हूँ कि ये गलत होगा। तो मैं आरंभ करना चाहूंगी, हिंदी कहाँ से आई है, थोड़ा-सा समय आपसे इस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि साहित्य की बात अ, भाषा की बात किए बिना हो भी नहीं सकती। तो सबसे पहले देखिए, संसार की सबसे पुरानी पुस्तक हमारे पास है, ऋग्वेद हमारे पास है, तो संसार का सबसे साहित्य, जो सबसे पुराना साहित्य है वो भी हमारे पास है। अगर हिंदी की बात करें, जैसे कि आज वो राष्ट्रभाषा है, अ, और क्या राष्ट्रभाषाएं हैं भारत में, किसी भी राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है वो उसकी राष्ट्रभाषा होती है। तमिल बहुत पुरानी और सम्मानीय भाषा है। तेलुगु, कन्नड़, असमिया, उड़िया, सारी लैंग्वेजेस जो 8वीं अनुसूची में है और जो नहीं भी है, किसी भी कंट्री में लोग जो बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा होती है उस राष्ट्र की, जैसे कि हिंदी है। परंतु हिंदी में क्योंकि समायोजन की सबसे ज्यादा शक्ति है, सबसे ज्यादा क्षमता है। देखिए, जब हम इसकी बात करेंगे तभी हम ये बात कर पाएंगे कि कैसे लौकिक संस्कृत से लेके आज तक हिंदी यहाँ तक आई है। कैसे उसके साहित्य ने स्वरूप बदला है, समय समय पर नए कलेवर धारण किए हैं। अ, अगर आप लौकिक संस्कृत के लिए कहें, वैदिक संस्कृत, उससे भी पीछे चलते हैं, वैदिक संस्कृत के लिए चलते हैं, साहित्य की बात करें तो जहाँ से सभ्यता का आरंभ होता है,
जहाँ से अगर मैंने कहा कि विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक हमारे पास है, 5000 साल पुरानी पुस्तक हमारे पास है, तो साहित्य तो उससे पहले भी था, उससे पहले मौखिक था। पत्थर के पहिए का मनुष्य ने आविष्कार नहीं किया, तब भी साहित्य था। तब भी गुफाओं में रहने वाले मनुष्य अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। साहित्य तो तब भी था। वही साहित्य जब सभ्यता में आया, अ, संस्कृत में आया, जब लिखा गया, देखिए धार्मिक साहित्य को भी आप साहित्य से हटा नहीं सकते, वो भी उसका एक हिस्सा होता है, एक स्वरूप होता है। उसके बाद एक बड़ा सरलीकृत सा आरोप लगता है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि एक सुगम नसेनी बना ली है हिंदी वालों ने। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर वो 3 आती हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद अवहट्ट जिसका एक हिस्सा है पुरानी हिंदी, मैथिली और भोजपुरी और अवधी तमाम लैंग्वेजेज़ है। इन सारी चीज़ों से मिलकर जो लैंग्वेज बनी है हिंदी। तो जब हिंदी की बात करेंगे तो हम उसकी बोलियों की बात किए बिना उसकी बात कर ही नहीं सकते। अगर संस्कृत की बात करें तो देखिए कालिदास के नाटकों में जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध पात्र होते थे वो संस्कृत बोलते थे, लेकिन उनके नाटकों को जिन्होंने पढ़ा है उसके मूल स्वरूप में वो जानेंगे कि महिलाएं उसमें देखिए कितनी मतलब उस समय को कितना ज्यादा रिप्रेजेंट करता है वो साहित्य कि कालिदास के नाटकों में महिला पात्र एवं यदि कोई सेवक पात्र है तो वो प्राकृत बोलेगा। वो प्राकृत बोलेगा जिसमें कि हिंदुस्तान की बोलियों के तत्व हैं, जिसमें कि जो आगे बढ़ करके आज वो लैंग्वेज है जो आपके मोबाइल के कीपैड पर आप टाइप करते हैं। उस लैंग्वेज के तत्व उतनी पुराने समय से 6वीं शताब्दी से या उसके बाद से जाकर तो ये चीजें इतनी ज्यादा जाहिर हो गई कि इनके प्रमाण भी मिलते हैं। लैंग्वेज की बात के अलावा एक और बात मैं कहना चाहूंगी क्योंकि हिंदी भाषा पर तो बात है नहीं, बात हिंदी साहित्य पर है। लेकिन मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि हिंदी में समायोजन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। मत नए से नए वर्ड ग्रहण करने की, अपडेट होने की, तो इस लिहाज से आप इसे यंगेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। और इसी के साहित्य पर आऊँगी मैं। अगर हम लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य वहाँ से बात करूँगी, तो उस साहित्य पर भी आऊँगी जो कोरोना काल में लिखा जा रहा है। आरंभ में आपसे मैं बात करना चाहूँगी वैदिक साहित्य की और उस समय जो रचनाएँ लिखी गईं और ये बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, उसमें नमस्कार कर रहे हैं। तो नमस्कार आपको असित कुमार जी और धर्मवीर जी नमस्कार, जय श्री राम, जो भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को मेरी ओर से नमस्कार। अ, वैदिक साहित्य से मैं अपनी बात करना चाहूँगी। मैंने कहा कि साहित्य को आप साहित्य से धार्मिक साहित्य को आप अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये धार्मिक है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। लेकिन ये हुआ कि जो जैन रचनाएँ थीं, जो बौद्ध धर्म की रचनाएँ थीं, हमने उन्हीं में से निकाली अपनी रचना कि हिंदी की पहली रचना कौन-सी थी। वो जैन है या बौद्ध है या हिंदू है, बजाय इसके वो साहित्य है। ये बाद में प्रकाशित हुआ, तो इस नाते हम बात कर सकते हैं वैदिक साहित्य की। सबसे पहले साहित्य का जो स्वरूप था, अ, देखिए जहाँ से सभ्यता का आरंभ होता है, जहाँ से हम ने नगर बसाए और हम सिविलाइज्ड हुए, हमने बुक्स लिखी, हमने विद्यालय आरंभ किए। भारत तो विश्व गुरु रहा है और हमारे पास विश्व को देने के लिए बहुत ज्ञान था और इस बात को आज के समय से जोड़िए तो नई शिक्षा नीति पुनः इस बात पर जोर देती है कि हम समावेश करें समग्रता का। तो ये कहीं न कहीं वापस हमें विश्व गुरु का दर्जा दिलवाने की ओर ले जाने वाली बात है। वैदिक साहित्य से अपनी बात आरंभ करना चाहूँगी। अ, ऋग्वेद और ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि जो संसार की सबसे पुरानी किताबें हैं, जो वेद हैं, उन्हें आप आज भी पढ़ सकते हैं। ये कितनी गर्व की हमारे लिए बात है।
उस समय जो साहित्य का स्वरूप था, अगर सिर्फ ऋग्वेद की बात करें या सामवेद की बात करें या उनकी ऋचाओं की बात करें, तो देखिए उसमें देवों की स्तुति के मंत्र हैं। जो भी समय होता है, जो भी काल होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है साहित्य। तो ऋग्वेद की ऋचाओं में आपको साहित्य कहाँ मिलता है? उन ऋचाओं में स्तुति है, बारिश की देवता की स्तुति है, या अ, संतान हमें दे ईश्वर, हमें पशुधन दे, हमें धन दे, इस तरह की प्रार्थनाएं उसमें हैं। तो कहीं न कहीं ये साहित्य, वैदिक साहित्य का ये स्वरूप प्रतिबिंबित करता है उस समय को। इसके बाद थोड़ा-सा आगे चलते हैं और लौकिक साहित्य पर बात करते हैं, जो कि बहुत व्यापक है, इतना व्यापक है कि उसको पढ़ने के लिए एक एक आयु चाहिए। उपनिषद जिसमें आते हैं कि, और तमाम रचनाएँ आती हैं, बाद में महाभारत और रामायण आती है उसमें। एक ख़ास रचना का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, उर्वशी पुरुरवा की एक कथा है। देखिए, इस कथा की एक खास बात मैं ज़रूर यहाँ पर बात करना चाहूँगी। अ, उम, 1 साल के लिए उर्वशी राजा पुरुरवा से कहती है कि मैं आपके पास रहूँ। मैंने आपका वरण किया, लेकिन मैं 1 साल बाद आपके पास से चली जाऊँगी। उर्वशी ने ऐसा कहा वापस। तो ये अवधि 1 साल ही क्यों थी? ये अवधि इससे ज़्यादा क्यों नहीं थी या इससे कम क्यों नहीं थी? देखिए, जब मैंने कहा सिविलाइजेशन हुआ, नगर बसे, उससे पहले जब मनुष्य कबीलों में बसता था, जब हम गुफाओं में रहते थे और हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, उस समय जब मात्र सत्ता थी मनुष्यता के आरंभ में, उस समय एक स्त्री होती थी जो प्रमुख होती थी, और जो पुरुष का चयन होता था वो वर्ष भर के लिए होता था। तब की बात है जब हम सिविलाइज्ड नहीं थे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो थी, ये बाद के साहित्य में आई। इसका मैं ज़िक्र यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि जो साहित्य होता है, उसका स्वरूप तुरंत नहीं बदलता है। जैसे कि आज अगर कोरोना काल चल रहा है, अगर आप सैनिटाइज़र और मास्क यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि ये तुरंत से साहित्य में आ जाए और अभी नज़र आने लगे कहानियाँ कोरोना पर और सैनिटाइज़र पर और सोशल डिस्टेंसिंग पर, और इससे उत्पन्न हुई अच्छाइयों या बुराइयों पर। ऐसा साहित्य में अभी फ़िलहाल तुरंत नहीं होता है। यद्यपि बहुत सारी कहानियाँ आपने कोरोना पर अभी अखबारों में देखी होंगी या पत्रिकाओं में देखी होंगी। लेकिन ये मैं कहूँगी ये सतह से ऊपर की चीज़ है, सतह से ऊपर की बात है। पूरा जल नहीं ऐसे बदल जाता है, इसमें बहुत समय लगता है। उम, मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूँगी। हरिवंश राय बच्चन साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब वो कैम्ब्रिज गए थे पीएचडी करने, तो उन्होंने वहाँ देखा कि जो साहित्य बहुत पॉपुलर है, वो सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है। तो ऐसा क्यों है? उनके सिलेबस में, उनके कोर्स में वो साहित्य क्यों था जो 40 साल पुराना, 50 साल पुराना, 60 साल पुराना है? क्योंकि साहित्य को बदलने में समय लगता है, जैसे कि समाज को बदलने में समय लगता है, वक्त को बदलने में समय लगता है, ऐसे साहित्य को बदलने में समय लगता है। तो ऋग्वेद की बात करें, उसमें जो ऋचाएँ हैं, उसको यदि हम साहित्य स्वीकारें, तो वो उस समय को प्रतिबिंबित करती हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना संतान की, या बारिश के देवता, वर्षा के देव की स्तुति, या ईश्वर हमें अन्न दे, सुख समृद्धि दे, ये जो ऋचाएँ हैं, ये कहीं न कहीं उस समय का लिटरेचर है, उस समय का हमारा धर्म ग्रंथ तो है ही खैर। अ, उर्वशी पुरुरवा की कथा मैंने आपको बताई कि कितना पीछे का समय लेकर के ये कहानी आपके सामने आती है, जबकि ये कहानी महाभारत कालीन है। रामायण की बात कीजिए, रामायण को राम कथा को सिर्फ धर्म से जोड़ने के बजाय आप मानवता से जोड़ के अगर देखते हैं,
क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक धर्म या सिर्फ हमारी चीज नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता की, और हमारा सौभाग्य है कि हमारा धर्म हिस्सा है मानवता का सबसे प्राचीन। आप देखिए कि ऐसी कोई लैंग्वेज मुझे प्राचीन भाषा ऐसी नहीं दिखाई देती है जिसमें कि रामायण ना हो, जिसमें कि राम कथा ना हो। श्रीलंका में राम कथा आपको मिल जाएगी, दूसरी कंट्रीज में, दूसरे देशों में राम कथा मिल जाएगी। भारत की कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें राम कथा नहीं हो या दूसरी कथाएं नहीं हो। तो बजाय इसको धार्मिक साहित्य कहने के, इसको साहित्य कहें हम, तो उस समय ये साहित्य का स्वरूप था। इसके बाद एक संस्कृत काव्य धारा है, जरूर उस पर बात किए बिना हिंदी साहित्य के वर्तमान स्वरूप को हम नहीं समझ सकते, जब तक कि हम संस्कृत की काव्य धारा पर बात नहीं करेंगे। किसी मनुष्य की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ उसकी बात नहीं करते, उसकी परंपरा की बात करते हैं, उसके जीन्स की बात करते हैं। ऐसे ही जब भाषा की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, तो उसकी जो एक लंबी परंपरा है। अगर जर्मन लिटरेचर की आप बात करेंगे तो वहां से करेंगे जहां से जर्मन लिटरेचर का आरंभ हुआ है, ना कि आज जर्मन लिटरेचर क्या है। तो इसी तरह संस्कृत की काव्य धारा की हम बात करें, बहुत ही समृद्ध काव्य धारा है। और आचार्यों की एक परंपरा है। बहुत ही प्रकांड विद्वान हुए हैं संस्कृत में। भरत मुनि के नाम से तो आप सभी परिचित होंगे, नाट्य शास्त्र। लेकिन नाटक पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगी कि कैसे स्वरूप बदला था नाटक का, जब रंगशालाएं तोड़ दी गई थी या नाटक नहीं खेले जाने दिए जाने की सार्वजनिक अनुमति थी। तब गुफाओं में, तब कंदराओं में भी नाटक खेले जाते थे, चाहे वो बिहारों में थे, जैन धर्म के तहत थे या बौद्ध धर्म। मैंने कहा धर्म की बात ना करके हम साहित्य की बात कर रहे हैं उसको, और धार्मिक साहित्य एक हिस्सा है सदैव से साहित्य का। तो संस्कृत काव्य धारा की मैं बात करूं, आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र जिन्होंने लिखा, सभी उनसे परिचित हैं। उस समय जो स्वरूप था साहित्य का, आचार्य परंपरा थी एक। अ, कवि को कवि कैसे बनाए, इस पर तो पूरा शास्त्र है। आचार्य भामा है अलंकार संप्रदाय के, जो कहते थे कि जैसे वनीता सुशोभित होती है अलंकारों से, ऐसे कविता सुशोभित होती है अ, अलंकारों से। आचार्य आनंदवर्धन प्रकांड विद्वान, उनका जो ध्वनि शास्त्र है आज के इतना वैज्ञानिक वो है, अ, उनकी बातें। लेकिन मुझे इतना अफसोस होता है कि आचार्य आनंदवर्धन पर इंटरनेट पर अमूमन कुछ भी नहीं मिलता, सिवाय इसके कि जहाँ सिलेबस में कोई बात है। और हमारे पास इतने बड़े बड़े विद्वान रहे हैं जिन्होंने इतना कुछ दिया है लिटरेचर को, जिन्होंने एक शेप दिया उस समय के लिटरेचर को, समृद्ध किया। लेकिन अफसोस की बात है कि आचार्य आनंदवर्धन जैसे आचार्यों पर लिखा जाना चाहिए, मेरा ख्याल है लिखा जाना चाहिए। तो आचार्य वामन जिन्होंने रीति संप्रदाय आरंभ किया, रीति संप्रदाय से जो परिचित नहीं है वो लिखने की पद्धतियों से तो मेरा ख्याल है वो सभी लोग जो लिटरेचर से थोड़ा बहुत जुड़े हैं उससे परिचित होंगे। अभिनव गुप्त, ये सभी बहुत ही विख्यात नाम हैं। तो इन्होंने एक परंपरा, एक बहुत ही लंबी और समृद्ध परंपरा है। अब बिना इसकी बात किए हिंदी लिटरेचर की बात नहीं की जा सकती। अ, जिसमें कि कवि कर्म सिखाया गया, आचार्य मम्मट भी हैं। और उसके बाद हिंदी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत ही अ, हिंदी संस्कृत की बेटी है जैसा कि कहते हैं, और राजस्थानी जेठी बेटी है ऐसा भी कहते हैं। तो हिंदी ने जो पाया, जो संस्कृत में था उसी को हिंदी में आचार्य केशव से आरंभ होती है जो परंपरा, अ, उसमें वो लेकर आए। हमने उसके बारे में लिखा, उस समय जो स्वरूप था रचनाओं का। अ, एक तरह से संस्कृत में जो आप जिन्होंने भी अध्ययन किया है संस्कृत काव्य धारा का, और एक तरफ तो संस्कृत में कवि थे, कालिदास जैसे नाटककार थे, और दूसरी तरफ आचार्य थे जो कवि कर्म सिखाते थे।
हिंदी के साथ अच्छा ये हुआ कि जो सारी लंबी परंपरा थी उसको संक्षिप्त रूप में हिंदी के आचार्यों ने प्रस्तुत किया। तो यदि आप संस्कृत की पूरी परंपरा से परिचित हैं भी नहीं, तो उसको संक्षेप में जानना चाहेंगे, तो आप हिंदी के जो आरंभिक ग्रंथ हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसे बात की है, हालाँकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जैसा कि उन्होंने आचार्य केशव के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि आचार्य केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। और उसके बाद ये हुआ कि बहुत पीढ़ियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी एमए के विद्यार्थी याद करते जा रहे हैं, आचार्य केशव दास कठिन काव्य के प्रेत हैं, आचार्य केशव दास कठिन काव्य के प्रेत। तो देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। किसी भी कवि को एक स्थान पर जहाँ बिठा दिया, उनके लिटरेचर का बहुत महत्व है। एक और स्वरूप है जिस पर मैं बात करना चाहूँगी लिटरेचर का। हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो बोलियों का जो साहित्य है उसको आप नहीं हटा सकते हिंदी साहित्य से। अवधि कितनी समृद्धशाली अ, साहित्यिक परंपरा रही है। जायसी और तुलसीदास की अवधि में जो फर्क है, इनको हिंदी के तहत ही लाकर मैं बात कर रही हूँ। एक तरह से जब उन पर बात करो तो लगता है कि हिंदी पर बात कर रही हूँ। तो अवधि का अर्धान जिसको कहते थे कि जायसी जब लिखते हैं तो अवधि का छोंक लगाते हैं, पद्मावत जो है। और जबकि तुलसीदास जी जब लिखते हैं तो वो संस्कृत निष्ठ अवधि लिखते हैं। मतलब अवधि की नोक पलक संस्कृत से संवारते हैं। हालांकि उन्होंने ब्रज में भी लिखा है। ब्रज कितनी समृद्धशाली भाषा थी, जो कि जिसने हिंदी को कितना कुछ दिया है। भोजपुरी, देखिए भोजपुरी कितनी समृद्धशाली बोली है। पर मैं कहूँगी बहुत सारे लोग जिन्हें बोलते हैं, वे सब भाषाएँ हैं, और ये कोई विवाद नहीं है भाषा और बोली का। जिसको बोलने वाले बहुत हैं, उसको दर्जा भाषा का होता है। और दूसरी लैंग्वेजेस में भी बहुत अच्छा लिटरेचर है ऑफ कोर्स। और हिंदी में अनुवाद, भारतेंदु युग में अनुवाद बहुत हुआ। तो भारतेंदु युग में क्या था कि लैंग्वेज में जो लिटरेचर था, हिंदी में जो लिटरेचर था, वो एक शेप ले रहा था, एक आकार ग्रहण कर रहा था, एक स्वरूप पा रहा था। सबसे ज्यादा कठिनाई ग्रामर की थी। कोई भी लेखक कुछ भी लिख रहा था उस वक्त। और भारतेंदु, स्वयं भारतेंदु की अगर बात करें तो वो कविता ब्रज में लिखते थे और गद्य खड़ी बोली में लिखते थे। और खड़ी बोली में भी जो दिल्ली और कुरुक्षेत्र और मेरठ के आसपास की है, किसी ने लिखा है, साहित्य भी संरक्षण जितना ही राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा निवेदन ये है आपसे कि साहित्य को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक समय था हिंदी में, रीतिकाल था, जबकि राज दरबारों में साहित्य पल्लवित हुआ था। और लेकिन वो साहित्य जो, वो कहीं ना कहीं, अगर राज दरबारों का जीवन, अगर सामंतवाद का जीवन व्यक्त किया उस युग ने, तो है तो वो जीवन ही ना, वो भी तो जीवन है। लेकिन जो झोपड़ी का जीवन है, जो आवाम का जीवन है, आप देखिए कितने सारे कवि हुए, घनानंद हुए हैं, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन ले हूं तो दे हूं छटाक नहीं। कृष्ण काव्य धारा कितनी ज्यादा समृद्ध है, उतनी ही जितनी अ, राम काव्य धारा है। राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में बहुत थोड़ा सा फर्क ये है कि दोनों विष्णु के रूप हैं। लेकिन कृष्ण लोक रंजक हैं और राम लोक रक्षक हैं। तो ये दोनों के रूप हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो कृष्ण काव्य धारा है उसमें जब लिखा गया है, तो जैसे कि मैंने घनानंद का उदाहरण दिया, इस तरह के, या वो पद्मावत, पद्मावत की बहुत ही खूबसूरत रचनाएं हैं कृष्ण काव्य धारा में। राम भक्ति काव्य धारा में भी बहुत सारी अच्छी रचनाएं हैं। एक गद्य रचना है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो अ, जहाँ भी ये रचनाएं आती हैं, लोक का जीवन आता है।
जन जन आता है इनमें। ये साहित्य का स्वरूप रहा है भक्ति काल में। रीतिकाल का मैंने आपको बताया, और भारतेंदु युग, हालांकि इसकी बात हमने पहले कर ली। भारतेंदु युग में जो था, हम एक एक दौर से गुजर रही थी हिंदी, स्पेशली हिंदी की लड़ाई को आप हिंदी साहित्य से अलग नहीं कर सकते। हिंदी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और न सिर्फ भारत में जगह पाने के लिए, हालांकि सदैव जगह है एक राष्ट्रभाषा की, सभी राष्ट्रभाषाएं हैं जितनी भी बोली जाती हैं, पर जगह पाने के लिए एक लड़ाई लड़ी है, इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता। और देखिए, लैंग्वेज वही बचती है जो आपको रोजी रोटी देती है। तो हिंदी चूंकि देती है, और उसका साहित्य भी वही बचता है जिस साहित्य में जन अपने आप को पाता है। जैसे कि कृष्ण काव्य धारा में, या राम भक्ति काव्य धारा में, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। इसके अलावा एक बात है, दिनकर दिनकर है, बहुत सारे साहित्यकार हैं, महान है। नाम लेने लगूंगी तो नाम छूट ज्यादा जाएंगे। हम्म, नाम लेने में यही खतरा होता है कि नाम छूटते ज्यादा है। तो दिनकर की लेकिन मैं बात करूंगी, या नागार्जुन की मैं बात करूंगी, या अ, महादेवी की मैं बात करूंगी। अ, महादेवी के बारे में जरूर मैं कहूंगी कि वो जिस समय लिख रही थी, देखिए, एक ये बात है, साहित्य ने जो नए समय में स्वरूप ग्रहण किया है बदलते परिवेश में, 60 के दशक के बाद या उससे भी पहले, सन का कोई झगड़ा नहीं है। तो दलित साहित्य और महिला साहित्य, और लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो बचता है वो सिर्फ साहित्य है। उसको अगर आप महिला साहित्य ना भी कहें, तो भी वो बचेगा, अगर इसमें कोई एक बात है जो जो समय की बात है, जो लोगों की बात है, जो सत्य है। जैसे कि महादेवी वर्मा की पुस्तक है, श्रृंखला की कड़ियां। ये पुस्तक सिमोन द बोबोआर की पुस्तक द सेकंड सेक्स से पहले प्रकाशित हुई थी, और स्त्री विमर्श की एक तरह से ये प्रथम या प्रथम के आसपास पुस्तक ठहरती है, परंतु द सेकंड सेक्स से पहले प्रकाशित हुई थी, जबकि सिमोन द बोबोआर की बुक को ये श्रेय दिया जाता है कि वहां से स्त्री विमर्श आरंभ होता है। तो थोड़ा सा अफसोस लगता है, थोड़ा सा दुख होता है इस बात का कि उनसे पहले इतना परिपक्व स्त्री विमर्श है हमारे पास, जिसमें कि श्रृंखला की कड़ियां में हिंदू स्त्री का पत्नीत्व एक लेख है। इसमें महादेवी लिखती हैं कि हम अपनी लड़कियों के विवाह की चिंता सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अच्छी पत्नियां और अच्छी माएं समाज में चाहते हैं, बल्कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनके लिए और कोई जीवन नहीं सोचते। आगे वो लिखती हैं कि यदि स्वेच्छा से कन्या वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती है, अगर वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, समर्थ है, और चाहती भी है, तब वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती है, तो वो वैवाहिक जीवन सुखद है। देखिए, ये कितनी आधुनिक बात है, कितनी समयानुकूल बात है। आज भी हम अगर ये बात कहेंगे तो आपको आधुनिक लगेगी, जबकि ये महादेवी वर्मा ने सिमोन द बोबुआर की द सेकंड सेक्स से भी पहले ये बात लिखी थी। तो अगर मैंने आरंभ में बात की थी कि भारत विश्व गुरु रहा है, अ, कई बार ऐसा होता है कि श्रेय लेने का खेल हो जाता है, और वास्तव में जिन्होंने आरंभ किया, अगर हम खोजेंगे तो बहुत संभव है कि श्रृंखला की कड़ियां के आसपास भारत की दूसरी भाषाओं में भी कुछ ऐसा साहित्य मिल जाएगा जो स्त्री विमर्श पर होगा। लेकिन श्रेय सिमोन द बोबुआर को जाता है। कहने का मेरा आशय है कि इतनी आधुनिकतम उनकी बात है, लेकिन वो उपेक्षित सी रह गई, वो भूली सी रह गई, हमने उसको जाना ही नहीं, हमने उस पर बात ही नहीं की। बहरहाल हमारे साहित्य में स्त्री विमर्श तब से है, हालांकि 1930, 36, 40 के दशक में महादेवी कहीं नहीं कहती कि मैं स्त्री विमर्श कर रही हूँ,
लेकिन वास्तव में वो स्त्री विमर्श है। प्रेमचंद की रचनाएं देखिए, अगर नए दलित विमर्श या नए दलित साहित्य, अ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अलग से साहित्य को टैग किए जाने के पक्ष में कभी भी नहीं हूँ। आप सिर्फ साहित्य लिखिए ना, अगर आप दलित की बात लिख रहे हैं, तो आप दलित की बात लिखिए, आप महिला की बात लिख रहे हैं, तो एक मनुष्य की तरह उनकी बात लिखिए, और वो साहित्य है। साहित्य में उसका बहुत स्वागत है, सदैव स्वागत है। और वैसे भी आप विमर्शों के नाम पर कुछ भी करें, बचेगा वही जो साहित्य है, हमेशा वही बचता है। एक कहावत है कि लेखक का जीवन उसकी मृत्यु के बाद आरंभ होता है। इसका आशय है कि वही बात जो मैंने हरिवंश राय बच्चन साहब के आत्मकथा से उद्धृत की थी कि 50 साल बाद जो रचना आज लिखी गई, वो 50 साल बाद कितनी बचेगी, वो 300 साल बाद कितनी बचेगी। हमारे पास बात करने को आज भी प्रेमचंद हैं। कितने वर्ष हो गए उन्हें, हमारे पास बात करने को आज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अ, साहित्य वही बचता है जो इंसान की बात करता है, और उसका स्वरूप कुछ भी हो, समय के अनुसार वो कितना भी बदले, लेकिन उसके जो मूल तत्व हैं, कहानी लिखने के लिए ऐसा कहते हैं कि संसार में कुल 30-35 थीम है जिन पर आप कहानी लिख सकते हैं, लेकिन फिर नया क्या होता है? क्या नया है? मैं लिखूं तो मैं क्या नया लिखूं? मैं जिस जीवन को प्रेजेंट करती हूँ, मैं जिस जीवन में जी रही हूँ, जैसे कि आज के समय में कहानी कहानी का स्वरूप देखिए कितना बदला है। हिंदी कहानी का स्वरूप कितना बदला है। 1915 में आई थी, उसने कहा था, प्लेटोनिक लव की कहानी थी। एक फौजी था जो अपने अधिकारी की पत्नी, जो कहीं बचपन में उसको प्रेम करता था, उससे वो एक वचन देकर आता है कि मैं युद्ध में रक्षा करूंगा तुम्हारे पति और तुम्हारे पुत्र की, जो दोनों सेना में थे, और वो अपने प्राण दे देता है उसके लिए। प्लेटोनिक लव की कहानी थी, उसने कहा था। सरस्वती में प्रकाशित हुई थी 1915 में। अ, उसने कहा था से लेके आज, आज जो कहानियां लिखी जा रही हैं, जो आप पढ़ते हैं इंटरनेट की पत्रिकाओं पर, साहित्य की पत्रिकाओं पर, उनमें और उस कहानी में क्या बदला है? मूल मानवीय भावनाएं आज भी वही हैं, लेकिन क्योंकि आज आपके पास पढ़ने का वक्त कम है, तो आज आप ही में से तो लेखक होते हैं, आप ही में से तो उपन्यासकार होते हैं, आप ही में से तो कहानीकार होते हैं, कवि होते हैं। तो कहानी की स्वरूप भी बदला है। कहानी आज शॉर्ट स्टोरी है बजाय स्टोरी के, और टू लाइनर भी काफी चर्चित हुए हैं। उसको जब भी पढ़ती हूँ मुझे हाइकू की याद आती है, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। और उपन्यास की बात करें, देखिए वो पहले से कितने बदले हैं। हालांकि स्वरूप साहित्य का जो भी हो, उसका जो मूल तत्व है वो यही है कि जहाँ साहित्य मानवीयता को प्रस्तुत करता है। अगर मानवीय मूल्य ना हो उसमें, तो मानवीय मूल्य क्यों नहीं है, ये बात जरूर हो, जो आपको सोचने पर विवश करता है, वही साहित्य होता है। तो आज के समय को अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ी सी बात समय, क्योंकि मुझे लग रहा है समाप्ति की ओर है, पत्रकारिता पर भी करना चाहूंगी, और उन लोगों से कुछ कहना चाहूंगी जो साहित्य में करियर बनाना चाहते हैं, जो साहित्य में आ रहे हैं या नया लिख रहे हैं, और अच्छा अच्छा भी लिख रहे हैं, नो डाउट। देखिए, पत्रकारिता और साहित्य में जो मूल फर्क होता है, एक बड़ी प्रसिद्ध सी बात है। हालांकि पत्रकारों को तो मैं बड़ा नमन करती हूँ। अकबर इलाहाबादी की पंक्तियां हैं, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो बहुत नमन पत्रकारों को। लेकिन पत्रकारिता और साहित्य में जो अंतर है, साहित्य तसल्ली से की गई पत्रकारिता है, और पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। मैं कहानियां पढ़ती हूँ इन दिनों, स्पेशली लॉकडाउन था, अब तो कॉलेज खुल गए। तमाम कहानियां थी, बहुत खूबसूरत कहानियां थी जो पत्रकारों ने लिखी, सच्ची घटनाएं थी। जैसे कि एक घटना, उसके बाद में अपनी बात समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगी। एक घटना थी जिसमें कि एक महिला 2 रातें और 1 दिन तक स्कूटी चलाकर गई, और उनका बेटा जो
कहीं हॉस्टल में रहता था, उसको लेकर के आई। तो उसका क्या संघर्ष रहा होगा उस महिला का, कितनी सुंदर कहानी है। लेकिन जब वो पत्रकार ने लिखी है, तो वो एक खबर है और जैसे कि एक बहुत ही निकट चीज़ है, रिपोर्ट और रिपोर्टाज में जो फ़र्क होता है। जब एक पत्रकार खबर लिखता है, तो रिपोर्ट होती है और जब उसको वो तसल्ली से लिखता है, तो स्वरूप बदल जाता है, वो साहित्य में कन्वर्ट हो जाती है और वो रिपोर्टाज हो जाती है और उसको सिलेबस में स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। तो जो आज कहानियाँ छप रही हैं पत्रकारों की अखबारों में, ये साहित्य बनेंगी, ये साहित्य में बदलेंगी, पर ये कुछ समय लेंगी क्योंकि साहित्य जो होता है वो जीविका नहीं होता, साहित्य जीवन होता है। इन्हीं शब्दों के बाद मैं आपसे अपनी बात समाप्ति करने की अनुमति चाहूंगी और चाहूंगी कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं हों उस पर हम बात करें। जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर उद्बोधन दिया आपने। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को जोड़ता हूँ एक-एक करके। जी, आलोक जी, आपका स्वागत है। आलोक जी नमस्कार। आलोक जी बिहार जी, से हैं नमस्कार आपको और यूपीएससी के मनीष। और यूपीएससी के छात्र हैं। तो आलोक जी का बहुत स्वागत, अभिनंदन है आलोक जी आपका। और बिहार के कार्य देखते हैं, तो आपका जो प्रश्न है आप श्रीमती जी से पूछ सकते हैं जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मनीष जी। आलोक जी, आज इंदिरा दांगी जी के जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? जी आलोक जी, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 जी, जी, तो आज के उद्बोधन के बोलिए लिए बोलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद इंदिरा दांगी जी को। आपसे बहुत उन्होंने आभार आपका। साहित्य के सभी पहलुओं को रखते हुए बहुत अच्छे से समझाया। सभी लोग जो श्रोता हैं वो भी इससे लाभान्वित हुए होंगे और मैं भी साहित्य के बारे में आपका व्याख्यान सुन के लाभान्वित हुआ हूँ। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है मनीष जी, लेकिन बस मैं ऐसे ही बोल रहा ठीक है, था ठीक है। कि बहुत अच्छा कार्यक्रम चलिए रहा, चलिए, आपने बहुत जोड़ा मुझे। बहुत अच्छी बात है। बहुत आभार क्योंकि आपका। क्योंकि हाँ, इंदिरा दांगी जी ने इस प्रकार से विषयों को मतलब शुरू से लेकर अंत तक जितना भी हुआ 40-45 मिनट में समेटने का कोशिश किया। हमें नहीं लगता है कि जो भी इस माध्यम किसी भी माध्यम से जुड़े होंगे उनको कोई समस्या होंगी। लेकिन ठीक है आलोक जी, आपका स्वागत है। आप जुड़े हैं। मैं मेरे साथ और भी हैं, मैं जोड़ रहा हूँ। संदीप जी, आपका स्वागत आभार पूरी टीम की ओर से। संदीप नमस्ते जी, मनीष आप जी। आईआईटी दिल्ली जी आईआईटी नमस्ते दिल्ली मैम, में कार्यरत इंदिरा हैं आप। डांगी आपका मैम को स्वागत आभार नमस्ते। है। जी जी नमस्ते जी मनीष जी। जी। मैम आपका तो व्याख्यान सुना और जी नमस्ते। साहित्य के बारे में, जी जी, साहित्य के बारे में और भी ज़्यादा क्लियर आइडिया हुआ। आपने जो डिफरेंस बताया साहित्य और पत्रकारिता में, वो मेरे लिए नया था और काफ़ी कुछ जानने को मिला। मैम एक छोटा सा सवाल है, क्या अभी के जो समावेश में अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है जिसमें हम अपने साहित्य को कहीं न कहीं से धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अवेयरनेस चाहिए समाज में अपने साहित्य के प्रति, वो पहले से घटी है। बेसिकली हमारी जो अभी शिक्षा पद्धति है उसमें हम एक मतलब इंग्लिश, हिंदी या फिर कुछ ऐसे कुछ थोड़े-मोड़े लैंग्वेज की ही नॉलेज रख पाते हैं। हमारी पूरी जो नॉलेज साहित्य की नॉलेज होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती। तो इस पे कुछ आप बोलना चाहेंगे मैम? संदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि साहित्य का स्वरूप बदला है। आप ई मैगजीन जी, की कहानियां पढ़ते हैं, आप व्हाट्सएप पर शेर और शायरी लिखकर भेजते होंगे, कविता लिखकर भेजते होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर जी, बहुत जी। सारी कविताएं वायरल होती हैं, कभी अमृता जी के नाम से, कभी दिनकर के नाम से, कभी नागार्जुन के नाम से। तो ये भी तो साहित्य है ना। आप व्हाट्सएप पर कविता लिख रहे हैं तो वो भी तो साहित्य है। आपने अपने स्टेटस पर डीपी के नीचे जो लाइन लिखी हुई है किसी कवि की, वो भी तो साहित्य है ना। तो साहित्य का संदीप की स्वरूप बदला है। साहित्य गया कहीं नहीं है, वो आपके जीवन में है, आपके रोजमर्रा में शामिल है। सुबह जो आपको गुड मॉर्निंग के मैसेज आते होंगे और उसके साथ जो कविता आती होगी, वो भी तो साहित्य है ना। जी मैम। तो मैं ये कहूंगी कि स्वरूप बदला है। जी, जी। धन्यवाद मैम।
मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है। बहुत 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 धन्यवाद संदीप जी जुड़ने के लिए, और आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा आपको। आपका स्वागत आभार है। मैं देख रहा हूँ एक लोग जुड़ने वाले हैं, निहाल जी मिजोरम से। शायद कुछ समस्याएं चल रही है, अगर जुड़ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर जी। डॉक्टर सौलभ मालवीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मुझे लग रहा है निहाल जी नहीं जुड़ पाएंगे। आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर सौरभ मालवीय जी को आमंत्रित करूंगा, और डॉक्टर सौरभ मालवीय जी का धन्यवाद भी करूंगा कि इतना सुंदर व्याख्यान हम सभी को सुनने को मिला है आपके माध्यम से। तो पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत है और धन्यवाद भाई साहब। तो अब आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद मनीष जी। आज के इस आयोजन में देश की जानी मानी ख्याति युवा पत्रकार, साहित्यकार, मतलब अभी मैं सुनने के बाद ये बोल रहा हूँ, युवा पत्रकार, साहित्यकार, शिक्षावेद, लेखिका, और कुल मिला के कहा जाए एक ऐसी विदुषी जो भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा को जीने वाली ऐसी श्रीमती इंदिरा दांगी जी को आज सुनने का अवसर मिला। श्रीमती इंदिरा दांगी जी को वर्षों से हम सब पढ़ते हैं, और आज के इस परिवेश में भारतीय चिंतन को अपने शब्दों में पिरोने का जो जादू है आपके मनोमस्तिष्क में, उसको आपने बहुत सुंदर तरीके से भारत की श्रुति परंपरा, भारत के वैदिक इतिहास, भारत में आचार्य महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऐसे जो संस्कृत निष्ठ और आलोचक रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, और भारतीय भाषाएं अवधी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी, बुंदेली, और कुल मिला के कहा जा सकता है कि आपने संपूर्ण 35 मिनट में एक अपने इस वक्तव्य के माध्यम से आपने पूरे ज्ञान को हम सबके बीच में, हम सबके मनोमस्तिष्क में ऐसे रखा है कि मुझे लगता है कि हम सब इसको लंबे समय तक आत्मसात करके रखेंगे। आपका यह वक्तव्य हमारे लिए पाथेय होगा, जो हमारे लिए स्थायी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आत्म भारत स्वदेशी के इस मंच पर जब भी आपको बुलाया जाएगा आप अवश्य समय निकालेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको साधुवाद देता हूं, और सभी श्रोता वर्ग, दर्शक वर्ग के तरफ से आपको साधुवाद देता हूं, और यह मंच निरंतर कार्य करता रहे। पुनः श्रीमती इंदिरा दांगी जी को के उज्जवल भविष्य को कामना करते हुए नमस्कार। बहुत आभार, सभी का बहुत आभार, आप लोगों ने समय दिया मुझे।